अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे आर्थर मिलर के एक प्ले डेथ ऑफ सेल्समैन को। इसमें हम बात करेंगे अबाउट आर्थर, व्हाट इज़ अमेरिकन ड्रीम, मॉडर्न ट्रेजेडी, करैक्टर और समरी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो इंशाल्लाह मैं 100% श्योर कह सकता हूं कि किसी भी तरह का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए आप लोग अटैम्प्ट कर सकेंगे। अब हम टाइम वेस्ट किए बगैर बात करते हैं डेथ ऑफ अ सेल्समैन बाय आर्थर मिलर। सबसे पहले हम आर्थर के बारे में जानते हैं। मिलर was born in New York City on October 17, 1915। मिलर न्यूयॉर्क सिटी में 17 अक्टूबर 1950 में पैदा हुए और उनकी डेथ हुई थी 10 फेब 2005 में। उनने मिशिगन यूनिवर्सिटी से एज अ प्लेराइट स्टार्ट किया और उन्हें डेथ ऑफ सेल्समैन के लिए एक प्राइज़ भी दिया गया था जिसका नाम था पुलित्जर प्राइज़, और वो डबल विनर ऑफ न्यूयॉर्क ड्रामा क्रिटिक्स सर्कल के भी हैं। अच्छा दोस्तों, इसके बाद हम जानते हैं अमेरिकन ड्रीम। ये डेथ ऑफ अ सेल्समैन का थीम भी है, सिंबल भी है, और इस पे एक सेपरेट सा क्वेश्चन भी आता है, फेलियर ऑफ अमेरिकन ड्रीम। किसी भी तरह का आए तो आपने ये लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अमेरिकन ड्रीम? अमेरिकन ड्रीम एक टर्म है जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई थी जेम्स ट्यूसलो एडम्स ने 1930 में। इसका जो मतलब होता है वो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू एनी अमेरिकन। ये हर किसी की मर्ज़ी होती है कि वो जहाँ चाहे रह सकता है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और ये प्ले बिल्कुल सिमिलर है रेज़न इन द सन। इसमें भी उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हैज़ द अमेरिकन ड्रीम बिकम एन अनकेप्ट प्रॉमिस, इज़ इट जस्ट अ मिराज? अच्छा दोस्तों, अमेरिकन ड्रीम ये डेथ ऑफ अ सेल्समैन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभार ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर एक सेपरेट सी वीडियो बनाऊंगा। अब हम जानते हैं इस प्ले के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं। अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये जो 6-7 पॉइंट दिए हुए हैं आपने उनके अंदर लिख देना है। एड्रेसेस, द सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एड्रेसेस फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एथिक्स इन पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू अमेरिका, टेक अ क्लोज लुक एट द प्राइस पेड फॉर द अमेरिकन ड्रीम। और थर्ड है चार्ज अमेरिका विद क्रिएटिंग अ कैपिटलिस्ट मेटेरियलिज्म सेंटर्ड अराउंड अ पोस्ट वॉर इकोनॉमी। और फोर्थ पॉइंट है दिस मेटेरियलिज्म skewed द ओरिजिनल व्यू ऑफ द अमेरिकन ड्रीम एज envisioned बाय द फाउंडिंग फादर्स। अच्छा दोस्तों, इसका ओरिजिनल टाइटल जो था वो डेथ ऑफ अ सेल्स में नहीं था। ये कभी कभार एमसीक्यूज में भी आ जाता है तो आपने याद रखना है। जो इसका ओरिजिनल टाइटल था वो था द इनसाइड ऑफ हिज हेड। डेथ ऑफ अ सेल्समैन is not a document of pessimism. Death of a Salesman is not un-American. It celebrates the life of Willy Loman. Miller believes that tragedy is inherently optimistic. अब हम बात करते हैं डेथ ऑफ अ सेल्समैन के करैक्टर की। सबसे पहला जो करैक्टर है वो है विली लोमन, बिफ लोमन, लिंडा लोमन, हैप्पी लोमन, शार्ली, बर्नार्ड, बैन, द वोमेन, हावर्ड वेंगर, स्टैनले, जिनी, मिस फॉर्सिथे एंड लीटा। एक और करैक्टर भी होता है लेकिन किसी भी कहानी में, मतलब इस पूरी कहानी में वो नज़र नहीं आता। उसका नाम है बिल ओलिवर। ये सारे करैक्टर हैं। यहाँ पर करैक्टर के जस्ट पॉइंट दिए गए हैं, मैं उनको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहला करैक्टर है विली लोमन। ये इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है। ये एक सेल्समैन है और लिंडा का शौहर है। उसे कभी भी नहीं पता लगता आखिरकार वो क्या बेचना चाहता है, मगर उसने मुकम्मल तौर पर अमरीकी ख्वाब के वर्जन की अक्कासी की है जिसमें वो कहता है कि मेहनत और अक्लमंदी से ज़्यादा किस्मत का किरदार है। तमाम उम्र, वो सारी उम्र अपनी कामयाबी की उम्मीद के साथ गुजारता है। ताहम
वो परेशान होता रहता है क्योंकि वो अपने कारोबार की बुलंदियों को हासिल नहीं कर सकता, हालांकि वो बेहतरीन के हसूल की भरपूर क़ुव्वत रखता है। आखिरकार उसके ख्वाबों और हकीकत में तज़ाद के नतीजे में वो जहनी मर्ज़ का शिकार हो जाता है। उसको अब सारी उम्मीद अपने बेटों से है, ताहम उनकी करतूतों की मदद से वो नाउम्मीद हो चुका होता है। वो ये कहता है कि उसके कामयाबी के ज़हरी ख्वाब उसके बेटे बीफ की नाकामी और हैप्पी के ज़हरीपन के नतीजे में निकलती है। उसकी मौत आखिरकार उसके ख़ानदान के लिए ऐसी चीज़ के तौर पर सामने आती है कि उसके ख़ानदान को उसकी मौत से बीमा की रकम मिलती है, हालांकि वो मुकम्मल तौर पर अपने ख़ानदान की मोहब्बत को हासिल करने में नाकाम रहा। अब इसके बाद दूसरा करैक्टर जो है वो है लिंडा लोमन। ये विली की बीवी है। ये अपने खावंद से सारी कहानी में वफादार रहती है, हालांकि विली लोमन इसे 2 बार इसकी वफादारी को धोखा देता है क्योंकि वो एक औरत के साथ सेक्स करने में मुलविस पाया जाता है। वो ये जानती है कि विली अपने आप को मार डालना चाहती है। वो अपने बेटों से कहती है कि वो अपने बाप से ज़्यादा मोहब्बत का इजहार किया करें, ताहम लिंडा अपने ख़ानदान विली की मौत की इतनी ही ज़िम्मेदार होती है जितना कि दूसरे किरदार की तबाही की। अब थर्ड करैक्टर है बिफ लोमन। ये विली और लिंडा का बड़ा बेटा है और इसकी एज 34 ईयर्स ओल्ड है। वो हमेशा अपने वालिद की तवक्कुआत का अक्स है। वो अपने कैरियर का आगाज़ स्कूल के फ़ुटबॉल खिलाड़ी से करता है और कॉलेज में भी एक मेहनती तालिब इल्म है। उस पुरतासुर उम्र में वो अपने बाप विली का एक औरत से मोहब्बत मुआशकाना देखता है। इस चीज़ ने उसके बाप के बारे में एक हीरो के उसके तमाम तर ख्यालात को झंझोड़ कर रख देता है। वो खेत पर कई सालों से काम कर रहा है और आज तक किसी भी सूरत अपने बाप के मियार की कामयाबी तक नहीं पहुंच सका। वो सादा अमीर की ख्वाब के हसूल का ख्वाहिशमंद है। वो खुली जगहों पर जाकर काम करता है। ये बेटा वली की हकीकी ईमानदाराना फितरत का अक्कासी है, जिसने आखिर में विली फिर जाता है। नेक्स्ट करैक्टर है हैप्पी लोमन। ये विली और लिंडा का छोटा बेटा है। इसकी उम्र 32 ईयर्स होती है। ये एक डिपार्टमेंटल स्टोर के असिस्टेंट का असिस्टेंट है। ये हर वो काम करने को तैयार हो जाता है जो कि करना आसान हो, मगर ये अपने ख़ानदान को धोखा देता है और अपने काम में रिश्वत भी लेता है और अपने साथ काम करने वाले लोगों की गर्लफ्रेंड्स के साथ भी सोता है और सेक्स भी करता है। कहानी के आखिर में वो अपने बाप विली की विरासत को आगे बढ़ाकर बेतहाशा दौलत कमाने के चक्कर में है। ये विली की मौत पर उसकी ख्वाहिश की एक बिगड़ी हुई शक्ल का अक्स है। ये विली की फितरत के बदतरीन पहलू का अक्कासी है। अगला करैक्टर है शार्ली। ये विली का हमसाया है और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। ये कई सालों से विली का बेस्ट फ्रेंड है, अगरचा कई बार जब भी शार्ली विली के गैर हकीकी ख्वाबों से उसे निकाल कर ज़मीन पर लाने की कोशिश करता तो उनमें लड़ाई भी हो जाती। शार्ली मुस्तकबिल में विली की तबाही को देख रहा है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए एक नौकरी की पेशकश भी करता है, लेकिन विली इनकार कर देता है। आखिर में शार्ली कहता है विली के नज़दीक ज़िंदगी का क्या मकसद था, जबकि वो एक सेलमैन के तौर पर ही मर गया। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है बर्नार्ड। बर्नार्ड शार्ली का बेटा है। ये बहुत ज़्यादा मेहनती और पढ़ाकू है। स्कूल के अरसा के दौरान वो बीफ और विली दोनों को ख़बरदार करता है कि वो उसके साथ बुरा मत करें
और उसकी इस नसीहत को विली एक तरफ डाल देता है। ये लड़का बड़ा होकर एक कामयाब वकील बनता है जो कि सुप्रीम कोर्ट में कभी भी किसी भी केस के दलाइल देने वाला होता है। अब अगला कैरेक्टर है बेन लॉमेन। ये विली का बहुत ज़्यादा मुहिम जो भाई है। जब कहानी का आगाज़ होता है तो ये कुछ अरसा पहले ही अफ्रीका में मर चुका है। अपने बदतरीन ज़िंदगी के लम्हात और डिप्रेशन में वो अपने भाई के भूत से गुफ्तगू करता रहता है। बेन अमरीकी ख्वाब की सबसे पुरानी शक्ल का आईनादार है जो कि इस ख्यालात पर मुहित है इंसान जंगलों की तरफ निकल जाए और फिर जब वापस आए तो बहुत सी दौलत लेकर आए। विली को इस बात पर अफसोस है कि उसने अपने भाई बैन के नक्शे कदम की पैरवी क्यों नहीं की। हालांकि जब भी बैन अपने भाई विली से मिलने के लिए आया उसने विली से नफरत का ही इजहार किया। अगला करैक्टर है द वोमेन। ये विली की बॉस्टन के इलाके में मौजूद मशूक है। उसकी लवर थी विली की। जब बीफ और हैप्पी हाई स्कूल में पढ़ते थे तो ये औरत कुछ ख़रीदारों में से एक की सेक्रेटरी थी। उसने विली को अपने आशिक के तौर पर चुन लिया क्योंकि ऐसे लगता है कि वो तोहफे लेने के लिए उसको गलत इस्तेमाल करती है। अब नेक्स्ट करैक्टर है हावर्ड वेंगर। ये विली का बॉस है और फ्रैंक वेगर्स का बेटा है। फ्रैंक ने इस कंपनी की बुनियाद रखी जिसमें विली काम करता है। ये शख्स एक जालिम खुदगर्ज है जो कुछ भी विरासत में हासिल करता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनाता। यही वजह है कि वो विली को अपने बाप की मौत के बाद नौकरी से निकाल देता है। ये शख्स दौर जदीद के सेल्समैन के फाक कारोबार का नुमाइंदा है। इसके बाद अगला जो करैक्टर था वो था स्टैनले। ये फ्रैंक के चोब हाउस का एक पहरा है जो कि हैप्पी के साथ बहुत दोस्ताना रवैया रखता है मगर उससे विली की हालत राज पर हमदर्दी थी। और अगला करैक्टर था मिस फॉर्सीथे एंड लीटा। मिस फॉर्सीथे जो होती हैं ये एक कॉल गर्ल हैं जिससे हैप्पी और बीफ की मुलाकात फ्रैंक चोप हाउस में होती है। और लीटा ये मिस फॉर्सीथे की दोस्त हैं और कॉल गर्ल हैं। और लास्ट करैक्टर है जिनी। ये शार्ली का सेक्रेटरी होता है। बेल ओलिवर ये बीफ का पुराना बॉस है, अगरचे पूरी कहानी में ये कहीं भी नज़र नहीं आता।